Dear student, you are most welcome in your educational channel 6 Dimension HGP। आज हम एमए एजुकेशन फाइनल ईयर की इस क्लास में पेपर डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरवर्ती या दूरगामी शिक्षा की यूनिट सेकंड के साथ और विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यूनिट 2 में दूरगामी शिक्षा एवं अनुदेशनात्मक आयु, इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में इंटरवेंशन स्ट्रेटजी एट अ डिस्टेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन, डिज़ाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी फॉर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षण आयुओं का आयोजन किया जाता है। जो शिक्षण आयु होते हैं उनका आयोजन किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भावनात्मक उद्देश्यों हेतु, या बी ज्ञानात्मक उद्देश्य हेतु, या सी क्रियात्मक उद्देश्य हेतु। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो टीचिंग आयु होते हैं या टीचिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें इन तीनों को ही लिया जाता है। इन तीनों के लिए ही, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए ही, इमोशनल हो चाहे वो कोग्निटिव हो या ऑपरेशनल हो, तो ये काम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी मैं समझता हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन आप जानते हैं, सभी जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश भाषा के कम्युनिकेशन से ही ये संप्रेषण निकला है। और लेकिन जो इसकी उत्पत्ति हुई है, जो शुरुआत हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई? कम्युनिस शब्द से, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं COMMUNIS, यानी इस कम्युनिस शब्द से हुई जो लैटिन भाषा का था और जिसका मीनिंग होता था कॉमन, यानी इसका वहाँ पर मीनिंग होता था कॉमन। तो ये इंग्लिश में आया और इंग्लिश से फिर यहाँ पर अगर हिंदी में आया तो संप्रेषण कम्युनिकेशन ये हो जाता है। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण के प्रमुख उद्देश्य हैं यानी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। ऑप्शन हैं ए तार्किक ढंग से सिखाना, टीच लॉजिकली, ये भी बात सही है। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है ये बातचीत का समझने का ये सही नहीं होगा, इसका लॉजिकली नहीं होगा, तो हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दूसरा बी है। यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ये भी बात यहाँ पर सही है। अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, सी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ, सी ऑप्शन श्रृंखला अधिगम का उपयोग करना, यूजिंग चेन लर्निंग, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पर सही, सभी सही है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण की प्रक्रिया है यानी कौन सी प्रक्रिया है प्रोसेस कम्युनिकेशन की। यहाँ पे देख लेते हैं ए पाठ्यवस्तु शिक्षण विधि, या बी पढ़ना और लिखना, या सी पढ़ना लिखना बोलना एवं सुनना। ये देखिए इसमें सभी आ जाता है सी में, और डी में शिक्षण व प्रशिक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पढ़ना लिखना बोलना एवं सुनना। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिस्ट का अर्थ है यानी कम्युनिस्ट मीन्स क्या अभी आप डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर दिया विभिन्नता, सामान्य, उत्तम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामान्य या जनरल। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रेषण की प्रकृति यानी द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज ए द्विध्रुवीय प्रक्रिया, बी गत्यात्मक प्रक्रिया, सी मनोसामाजिक प्रक्रिया, या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण के प्रमुख तत्व हैं यानी द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रश्न रहेगा। तो देखिए संदेश भेजने वाला, बी संदेश मैसेज, संप्रेषण का माध्यम, और संदेश ग्रहण करता। तो संप्रेषण के देखिए यहाँ पर सभी होते हैं वैसे तो, कि भाई भेजने वाला भी होना चाहिए, प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए, और उसका मीडियम भी होना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ होती है संप्रेषण कम्युनिकेशन में होता है मैसेज, जो हम आपको भेजते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ये मैसेज है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संदेश। 7, भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में है। ये ऑप्शन देख लिया, अत्यंत खर्चीली विधि है, सही बात है। आजकल लैंग्वेज, अगर मान लें इंग्लिश लैंग्वेज की हम एक लैब बनाते हैं, लेबोरेटरी बनाते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। बी देख लीजिए, एक कक्ष अथवा भाषा अध्ययन का केंद्र है, ये बात सही है। विदेशी भाषाओं के अधिगम में सहायक है, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पर सभी सही, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेषण का एक प्रकार है? ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण, गद्य संप्रेषण, अन्वेषण संप्रेषण या एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एल्गोरिथम्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्रौद्योगिकी के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑडियो विजुअल मटेरियल इज क्लासिफाइड इनटू ऑप्शन ए श्रव्य दृश्य सामग्री, या प्रक्षेपित अप्रक्षेपित सामग्री, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अनुदेशनात्मक प्रारूप इस तरह माने जाते हैं। ऑप्शन है ए प्रणाली विश्लेषण, बी प्रशिक्षण तकनीक, सी पुनर्बलन का सिद्धांत, या डी ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, आई के डेविस के अनुसार संप्रेषण की कितनी नीतियां हैं, यानी आई के डेविस के अकॉर्डिंग कितनी पॉलिसीज हैं फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्शन दिए गए यहाँ 3, 4, 5 या 6। तो इन्होंने यहाँ पर 4 नीतियां दी थी, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 12, अमुद्रित माध्यम है, यानी अनप्रिंटेड मीडियम। अनप्रिंटेड मीडियम कौन सा है देख लेते हैं यहाँ पर। ए दूरदर्शन, बी रेडियो, सी दोनों ही बोथ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अमुद्रित माध्यम में दोनों ही आएंगे, दूरदर्शन और रेडियो। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, बोथ। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रित माध्यम का दोष है, यानी डिफेक्ट क्या है प्रिंट जो प्रिंटेड मीडियम होता है उसका। देख लीजिए, ए शिक्षा छात्र अंतः क्रिया का अभाव, बी पृष्ठपोषण का अभाव, सी निदान उपचार का अभाव। इन सब का यहाँ पर अभाव होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 माध्यमों का मुख्य रूप है। ऑप्शन मुद्रित माध्यम, बी अमुद्रित माध्यम, सी उपर्युक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो माध्यम होते हैं वो दोनों ही होते हैं, मुद्रित भी, प्रिंट भी और अनप्रिंटेड दोनों मीडियम होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, दूरगामी शिक्षा में माध्यमों का उपयोग है, द यूज ऑफ मीडियम इन डिस्टेंस एजुकेशन इज। दूरगामी शिक्षा यही जो हम लेते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ए मुद्रित और बी अमुद्रित, सी ए व बी दोनों, यानी ऊपर मुद्रित अमुद्रित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट स्टडी हमारा यहाँ पर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यह इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो 2 या अधिक स्थानों पर उपस्थित 3 या 4 लोगों को एक तरफा या 2 तरफा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड्स की संभाव्यता करने अथवा इनके बारे में विवेचना करने में सहायता करता है। ये क्या है? तो ये है ऑप्शन देख लीजिए, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, CAI या इंटरनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है और इसको बहुत यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले के समक्ष विषय वस्तु तथा का प्रदर्शन किया जाता है। किस चीज़ का? यहाँ पर देख लेते हैं, ए ग्राफिक्स, बी दृश्य साधन विजुअल इंस्ट्रूमेंट, सी प्रकरण केस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तुरंत दिया जाना संभव होता है। क्या दिया जाना संभव होता है? देख लीजिए यहाँ पर, ए पुरस्कार, बी उत्तर यानी आंसर, सी पृष्ठपोषण सपोर्ट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृष्ठपोषण। क्वेश्चन नंबर 19 सन में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम के अवसर पर शैक्षिक ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का समर्थन किया गया। तो ये कब हुआ था ये देखना है, यानी इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी जिसके द्वारा जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर ध्यान दिया गया था, और यहाँ पर ये इसका सन पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1984, 1998, 1999 और 2000। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1984। क्वेश्चन नंबर 20 टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर संपर्क कार्यक्रम में, ये बात सही है, निर्देशन व परामर्श में ये भी हो सकता है, छात्रों में अनुवर्ग शिक्षण में टीचिंग में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दीज। क्वेश्चन नंबर 21 व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन के साधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए शिक्षण मशीन, बी कंप्यूटर, सी अभिकर्मित अनुदेशन, या डी इन सभी का। तो देखिए यहाँ पर इन सभी का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट स्टडी हमारा यहाँ पर रहेगा अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन।
तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ पर टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से ही अपना काम चलाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 22 कक्षा के पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण सुधार की प्रविधि है। ऑप्शन दिए गए हैं सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग या माइक्रो लर्निंग, बी है अभिकर्मित अनुदेशन, सी अनुकरणीय शिक्षण, या डी ये सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिकर्मित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 23 अभिकर्मित अध्ययन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया था इस अभिकर्मिक या प्रोग्राम शब्द का। तो ऑप्शन दिए गए सिडनी एल्प्रेसी, स्किनर, रॉबर्ट गैने या टी रेमोन। तो इसका प्रयोग सबसे पहले सिडनी एल्प्रेसी द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, यानी कौन इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन कई प्रकार का होता है, जिसमें जैसे शाखीय या ब्रांच वाला और रेखीय, इसको बाह्य भी कहा जाता है, और तीसरा अवरोह या बहु इंद्रिय या मैथेटिक्स। यहाँ पर ये 5 प्रकार का जो है अभिकर्मित अनुदेशन होता है, और ये अलग अलग लोगों ने इसको तैयार किया है। यानी अगर इसकी परिभाषा हम देखें अभिकर्मित अनुदेशन की, तो कहा जाता है कि ये ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अभिकर्मित अध्ययन कहा जाता है। अगर हम मार्कल के अनुसार देखें तो मार्कल ने इसको जो परिभाषित किया था वो देख लेते हैं, उनकी परिभाषा क्या थी अभिकर्मित अनुदेशन के संबंध में, ताकि आप इसको समझ जाएं, क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा था कि अभिकर्मित अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें वैयक्तिक अनुदेशन के रूप में अधिगम हेतु अवसर प्रदान किया जाता है, इंडिविजुअल। इसमें शिक्षार्थी तत्पर होकर, यानी स्टूडेंट जो है तत्पर होकर अपनी गति तथा अपनी अक्षमताओं के अनुसार सीखता है, यानी अपने अकॉर्डिंग सीखता है, और अपने ज्ञान प्राप्ति के परिणाम से परिचित होता है, उसे पता रहता है मैं कितना पढ़ रहा हूँ। इसे व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से इसको बताया गया है। तो इसलिए देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, यानी कौन इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बी.एफ. स्किनर, रॉबर्ट गैलेसर, नॉर्मन ए. क्राउडर और थॉमस एफ. गिलबर्ट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अभी हमने बताया कि ये 5 प्रकार का यहाँ पर होता है। तो 5 प्रकार जो हैं, जैसे आपका शाखीय था, तो जो शाखीय था उसको नॉर्मन ए. क्राउडर ने विकसित किया था। उसके बाद जो रेखीय होता है लीनियर, उसको बी.एफ. स्किनर ने यहाँ पर तैयार किया था, और जो अवरोह होता है उसको थॉमस एफ. गिलबर्ट ने यहाँ पर विकसित किया था। इसके अलावा जैसे बहु इंद्रिय होता है उसको एडगर डेल ने विकसित किया था। तो ये अलग अलग यहाँ पर अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार हैं, जिनको अलग अलग लोगों ने यहाँ पर विकसित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अभिकर्मित अनुदेशन की शैलियाँ हैं, कौन कौन से स्टाइल हैं इसके देख लीजिए। ए रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, मैथेटिक्स अभिक्रम, या ये सभी। यानी यहाँ पर एक तरह से जो अभी प्रकार की बात चल रही थी वही यहाँ पर हैं। तो 5 प्रकार इसके होते हैं। इसमें रेखीय या लीनियर प्रोग्राम भी होता है, लीनियर होता है, और ये ब्रांचिंग भी होता है, और ये मैथेटिक्स भी होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे देश में अभिकर्मित अनुदेशन के क्षेत्र में किस वर्ष से कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है 1935 या 1953 या 1961 या 1963। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1963। क्वेश्चन नंबर 27 अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किसकी क्रियाओं से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर अध्यापक की यानी टीचर की, बी छात्रों की यानी स्टूडेंट की, या सी दोनों या मैनेजर की। तो देखिए जो मेन संबंध होता है वो तो स्टूडेंट से ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर की भी जरूरत पड़ती ही है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 बहु इंद्रिय अनुदेशन से कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। जो बहु इंद्रिय जो अनुदेशन है उसको एडगर डेल ने विकसित किया था। तो यहाँ पर उन्होंने जो उद्देश्य देख लिया, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञान उद्देश्य यानी नॉलेजेबल उद्देश्य, या बोध उद्देश्य, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये दोनों है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 बहु इंद्रिय अनुदेशन का प्रत्यय विकसित किया गया था, यानी जो देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर बी.एस. ब्लूम द्वारा, या मॉरिसन द्वारा, या हर्बर्ट द्वारा, या एडगर डेल। हम अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो बहु इंद्रिय अनुदेशन है उसको एडगर डेल ने दिया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रश्न हैं। तो देखिए शाखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन होता है जिसको नॉर्मन ए. क्राउडर ने विकसित किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ, बी गृह पृष्ठ तथा लिखित पृष्ठ, लिखित पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ। नेक्स्ट हेडिंग शैक्षिक दूरदर्शन या एजुकेशनल टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 31 टेलीविजन निम्नलिखित में से किस अधिगम उद्देश्य के साथ जुड़ा है। ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, या ये सभी। तो यहाँ पर सभी उद्देश्य पूरे करने होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिए जाते हैं।
जो टेलीविज़न पर, जो दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम आते हैं उनसे रिलेटेड है कि वार्तालाप होता है या साक्षात्कार या भूमिका निर्वाह या ये सभी, तो सभी काम मैं समझता हूँ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33, शैक्षणिक क्षेत्र की सेवा के लिए प्रथम भारतीय उपग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी सैटेलाइट जो इंडियन फर्स्ट था, देख ले जो एजुकेशन से रिलेटेड था यहाँ पर, ऑप्शन ए सेट एजू या इनसेट बी या एजूसेट या इनसेट सी। तो एजूसेट जो था वो यहाँ पर उपग्रह एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एजूसेट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में शैक्षणिक टेलीविजन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये 1959 में हुआ था शैक्षिक टेलीविजन की शुरुआत यहाँ पर, इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1959। क्वेश्चन नंबर 35 प्रभावशाली माध्यम है, यानी इफेक्टिव मीडियम कौन सा होता है? दूरदर्शन होता है या रेडियो होता है या अमुद्रित माध्यम या सभी? तो जो दूरदर्शन होता है वो बहुत ही अच्छा प्रभावशाली होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 36, दूरदर्शन क्रियाशील लगता है, यानी दूरदर्शन कीप्स एक्टिव, किसको एक्टिव रखता है? दृश्य इंद्रियों को या श्रव्य इंद्रियों को या उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंद्रिय क्या है देख लेते हैं। जो हमारे देखिए हम छोटे से बच्चों को सिखाते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें आँख, नाक, कान, दीजिए टंग, स्किन और ये सब जितने भी होते हैं, इस तरह के 5 जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि दूरदर्शन हमारा एक्टिव रखता है किस पार्ट्स को? देखिए दृश्य इंद्रिय को, जिनसे हम देखते हैं उनको पार्ट को, जैसे आँखें हैं, या श्रव्य दृश्य श्रव्य इंद्रिय को, जो सुनने के कान हैं, या वो दोनों को। तो दोनों को ही हमारी आँख और कान दोनों ही यहाँ पर रहते हैं, दोनों की सहायता से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं तो टेलीविजन पर। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कौन सी शिक्षा दूरदर्शन परियोजना का आरंभ हुआ? शिक्षा दूरदर्शन कौन सी परियोजना थी जिसका यहाँ पर आरंभ होता है? देखिए ए है माध्यमिक स्कूल दूरदर्शन योजना, या विश्वविद्यालय आयोग दूरदर्शन योजना, या दिल्ली कृषि दूरदर्शन योजना। तो ये सभी यहाँ पर शुरू हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान दर्शन यहाँ पर है एक प्रोग्राम, उसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए, तो ये 2000 में 20 जनवरी 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 जनवरी 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 39, इग्नू के विशेष शैक्षणिक चैनल के रूप में जाना जाता है, यानी जो इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो इग्नू है जो न्यू दिल्ली में जिसका कार्यालय मेन दिल्ली में है, तो इसमें शैक्षणिक चैनल के रूप में किस चीज़ की इसने शुरुआत की थी? तो यहाँ पर देख ले ज्ञान दर्शन की, या ज्ञानवाणी की, या दूरदर्शन की, या प्रसार भारती की। तो इसने ज्ञान दर्शन के नाम से जो चैनल था वो चलाया था, जहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 40 शैक्षिक टेलीविजन में यंत्र प्रयोग किया जाता है, यानी कौन कौन सी इसमें यंत्र हैं या क्या इसमें प्रयोग किया जाता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वीडियो टेप और मल्टी पैकेज और साइट प्रोग्राम और ये सभी। देखिए यहाँ पर जो यूज होता है टेलीविज़न, शैक्षिक टेलीविज़न में, उसमें देखिए वीडियो टेप होता है, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए मल्टी पैकेज ये भी होता है, साइट प्रोग्राम से भी होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 इनसेट 1B का प्रयोग में आया, यानी कब इसको यूज किया गया? तो इसको यूज में किया था 1983 में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1983। क्वेश्चन नंबर 42 शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं, जो शैक्षिक दूरदर्शन है यानी टेलीविज़न के द्वारा जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए मनोरंजन, बी अनुदेशन की उच्च गुणात्मकता, हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, या तार्किक रूप से कठिन या एक मार्गीय संप्रेषण। तो यहाँ पर जो सही मैं समझता हूँ ऑप्शन बी, अनुदेशन की उच्च गुणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दूरदर्शन का लाभ नहीं है? तो देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शैक्षिक, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ का, तो उसने पूछा कि कौन सा लाभ नहीं। तो पहले हम ये देख लें कि लाभ होते कौन कौन से यहाँ पर हैं जो शैक्षिक दूरदर्शन से हमें लाभ होते हैं। लाभ यानी हमें फ़ायदा होता है या प्रॉफिट होता है, यूजफुल होते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर होता है प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग होता है इसमें। दूसरा क्या है कि सेवारत प्रशिक्षण। तीसरा श्रव्य एवं दृश्य घटकों का समायोजन हो जाता है। तीसरा प्रेरणा मिलती है, जो चौथा प्रेरणा मिल जाती है। पांचवा जो तार्किक रूप से सरल होता है, लॉजिकली इजी होता है, और इसमें लचीलापन भी होता है, और इसमें व्यय की प्रभावशीलता होती है। शिक्षा में सामाजिक समानता, अनुदेशन की गुणात्मकता और छात्रों की शिक्षा पर निर्भरता को कम करना है। सभी इसके लाभ हैं, सभी इसके फायदे हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया गया है तार्किक रूप से कठिन,
तो अभी हमने बताया था कि ये तार्किक रूप से सरल होना चाहिए, इसका लाभ होता था, लेकिन यहाँ शुरू में तार्किक रूप से कठिन। बी यहाँ पे शिक्षा में सामाजिक समानता, सी अनुदेशन की उच्च गुणवत्ता और सी डी सेवारत प्रशिक्षण। तो नीचे वाले ये सभी यहाँ पर रहेंगे, तो जो ए है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी ये लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, तार्किक रूप से कठिन। क्वेश्चन नंबर 44, शैक्षिक दूरदर्शन का कौन सा लाभ नहीं है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अनुदेशन की उच्च गुणवत्ता ये तो होता है, बी मनोरंजन भी हो जाता है, और सी एक मार्गी संप्रेषण भी है इसमें, लेकिन जो मेन है वो तार्किक रूप से कठिन, ये इसका मेन लाभ नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, शैक्षिक दूरदर्शन की सीमाएं हैं, यानी देखो हर चीज़ की कुछ लिमिट होती है, तो जो शैक्षिक दूरदर्शन है उसकी भी कुछ लिमिट है। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी लिमिट है। जैसे इसमें बताया जाता है कि इसमें नंबर 1 जो लिमिट होती है कि शिक्षार्थी को अपनी गति से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अपनी गति से सीखने का, अपनी गति से नहीं सीख सकता, क्योंकि टीवी है वो तो चलता रहेगा इसलिए। और दूसरा यहाँ पर जो इसकी सीमा है, जो लिमिट है वो है कि महंगा कार्य होता है, महंगा कार्य। तीसरी जो सीमा होती है वो एकीकरण की कठिनाई। चौथी सीमा अपर्याप्त चिंतन अवस्थाएं होती हैं इसमें। और जो पांचवी जो इसकी एक लिमिट होती है वो है एक मार्गीय संप्रेषण, यानी ये एक मार्गीय संप्रेषण है, तो ये भी इसकी एक लिमिट है। यानी अगर टीवी चल रहा है प्रोग्राम और आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर एक मार्गीय संप्रेषण सीमा दी गई है, एक मार्गीय संप्रेषण, बी महंगा कार्य, या डी एकीकरण इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए 1 2 3 यहाँ पर सही है, या 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या 1 तथा 3 सही है। कौन सा सही है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 46 40, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उपग्रह प्रणाली का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। तो उपग्रह प्रणाली का जो प्रयोग किया गया था वो 1975 में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टडी हमारा है शिक्षण मशीन। शिक्षण मशीन देखिए जो BF स्किनर ने इसका विकास किया था, BF स्किनर ने। लेकिन स्किनर से पूर्व ही जो ओहियो यूनिवर्सिटीज़ है उसके प्रोफेसर जो थे SL प्रेसी, उन्होंने इससे पहले ही कई परीक्षण किए थे, यानी विकास करने के लिए शिक्षण मशीन का। इसलिए इन दोनों के कोशिशों के परिणाम स्वरूप ही शिक्षण मशीनों का यूज होने लगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 47, BF स्किनर ने विकास किया, यानी BF स्किनर डेवलप्ड शिक्षण मशीन का, अभिकर्मित अनुदेशन का, या AOB दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पीछे पड़ चुके हैं हम कि जो BF स्किनर थे उन्होंने वहाँ पर अभिकर्मित अनुदेशन का भी वहाँ पर, यानी कर्मित अनुदेशन का जो प्रकार था, यानी रेखीय या लीनियर जो अभिकर्मित अनुदेशन था उसका भी इन्होंने विकास किया था, उसको बनाया था। इसलिए यहाँ पर दोनों ही काम इन्होंने किए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण मशीन को किसने विकसित किया। फिर क्वेश्चन आ जाता है SL प्रेसी, स्किनर, ग्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जिस पर काम किया था वो अभी मैंने बताया था कि जो ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे SL प्रेसी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए वही यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सिडनी एल प्रेसी के द्वारा शिक्षण मशीन का आविष्कार कब किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1826, 1836, या 1926, या 1936। तो इनके द्वारा 1926 में शिक्षण मशीन का जो है आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 शिक्षण मशीनों में निदान व उपचारात्मक प्रक्रिया को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए नॉर्मन ए क्राउडर, डेनियल डेविस, स्किनर, या रेमंड ने। तो ये जो इस तरह का जो सुझाव दिया था वो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 अधिकांश शिक्षण यंत्रों में किसको प्रयोग किया जाता है, यानी विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टीचिंग एड्स। तो यहाँ पर है नए रोल पेपर का, या भी पेन फोल्ड का, या मानक शीट का, इन सभी का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 52 प्रेसी द्वारा निर्मित शिक्षण मशीनों में ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्नों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता था, या उत्तरों की जांच की समुचित व्यवस्था की गई थी, या छात्रों को पुनर्बलन प्रदान किया जाता था, या उपयुक्त समस्त कथन सत्य हैं। तो देखो प्रेसी ने जो शिक्षण मशीन को अरेंज किया था उसमें यह था कि प्रश्न जो क्वेश्चन होते थे उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता था, नहीं एक अरेंज किया जाता था एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हेडिंग कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 कंप्यूटर सहाय अनुदेशन प्रकार है। ऑप्शन दिए गए हैं हार्डवेयर अप्रोच का, या प्रणाली विश्लेषण का, या सॉफ्टवेयर अप्रोच का, या सभी। तो इसमें सभी होता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम, इन सभी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 कठोर आगम की श्रेणी में आता है। कठोर का मतलब यहाँ पर जो हार्डवेयर से रिलेटेड है, CD, पेन ड्राइव, ईमेल, या कंप्यूटर।
देखिए कंप्यूटर में जो कठोर आगम होता है वो कंप्यूटर ही होता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है ऑप्शन ए हार्डवेयर का ज्ञान, बी सॉफ्टवेयर का ज्ञान, सी दोनों का ही ज्ञान। तो दोनों का ही ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 कंप्यूटर माध्यम का मुख्य रूप है। तो मुख्य रूप कौन सा? मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, या अमुद्रित माध्यम, अनप्रिंटेड मीडिया, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी दोनों। क्वेश्चन नंबर 57 शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है। तो देख लीजिए शैक्षिक कंप्यूटर जो एजुकेशन में यूज होते हैं उनका ऑप्शन दिए गए हैं परीक्षा में। कंप्यूटर का उपयोग, या अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण, या शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग, या ये सभी। तो यहाँ पर सभी हैं, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 क्लास का अर्थ होता है। देखिए क्लास यानी एक तो क्लास होती है जब हम पढ़ते हैं 5th क्लास, 6th क्लास, 7th इस तरह की स्कूल की क्लास, लेकिन यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म से मतलब है। तो देख लीजिए यहाँ पर सी का जो मतलब होता है वो देख लेते हैं, कंप्यूटर होता है, और एल का जो मतलब होता है वो लिटरेसी होता है, और ए का मतलब एंड, और एस का मतलब स्टडीज़, और एस का मतलब यहाँ पर स्कूल। इसलिए अगर इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 59 कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, या भावात्मक उद्देश्यों के लिए, या क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए, या सभी। तो यहाँ पर या सभी के लिए, यानी देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर सही है। तो मैं समझता हूँ ए यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है, और जो सी है क्रियात्मक उद्देश्य। इनकी भावनात्मक उद्देश्य तो यहाँ पर नहीं होगा, तो दो काम के लिए हम यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ई यूज। देखिए ऊपर था कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर सहाय, और यहाँ पर है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ नजर आ रहा है। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, भावात्मक उद्देश्यों के लिए, क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए, तो ये यहाँ पर फंक्शनल या क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है, यानी एजुकेशनल कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ईमेल, ई कॉम, या इंटरनेट, या सभी। तो इन सभी में यूज होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62 शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर से लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है। ऑप्शन देख लीजिए सूचनाओं को संचित करने में, या डाटा का विश्लेषण करने में, या शोध कार्य में, इन सभी में। तो सभी काम यहाँ पर ये किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज वर्क। क्वेश्चन नंबर 63 या 63 शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है, क्या यहाँ प्रॉफिट है, फिर यहाँ पर एडवांटेज पूछा गया है। तो शैक्षिक निर्देशन में, या शोध कार्यों में, या उपचारिक शिक्षण में, या इन सभी में। तो इन सभी में यूज होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टार्टिंग यहाँ पर भारत में इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए अमुद्रित माध्यम के रूप में, या मुद्रित माध्यम के रूप में, या दोनों माध्यमों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही रूप में, प्रिंटेड एंड प्रिंटेड मीडियम दोनों ही रूप में यूज किया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 में इंटरनेट की सुविधा भी होती है, यानी किस में इंटरनेट की सुविधा भी होती है, ईमेल में, या फैक्स में, या कंप्यूटर में, सेलुलर में। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में ईमेल की सुविधा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 66 इंटरनेट सबसे बड़ा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन के नाम से जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 67 इंटरनेट आधारित उपभोक्ता बाजार की एक नवीन कार्य प्रणाली है, कौन, फैक्स, या वर्ल्ड वाइड वेब, या ई कॉमर्स, या यूजनेट। देखिए ये बाजार से रिलेटेड है, बिजनेस से, तो यहाँ पर ई कॉमर्स सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 एक व्यक्तिगत नेटवर्क जो संगठन के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है कहा जाता है। एक नेटवर्क होता है जो सभी कंप्यूटर को जोड़ता है, देख लीजिए इसको एक्स्ट्रानेट, या इंटरनेट, या इंट्रानेट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंट्रानेट होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, यानी मोटिवेशन की प्रविधियां हैं। मान लिया किसी को मोटिवेट करना है, तो यहाँ पर अभिप्रेरित करना है, तो कौन कौन सी विधियां, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पुरस्कार एवं दंड, ये भी सही है, पुरस्कार भी दिया जा सकता है और दंड भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग वर्क। और प्रशंसा तथा निंदा ये भी यहाँ पर है, और सफलता तथा असफलता ये भी है, और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दैम। क्वेश्चन नंबर 70 ईमेल के बाद इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सर्वाधिक लोकप्रिय सुविधा कौन सी है। एक तो ईमेल है, उसके बाद और देख लेते हैं ऑप्शन दिए गए हैं पेजिंग, बी फैक्स, सी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको बोलते हैं, और डी सेलुलर। तो
आजकल सबसे जो मेन है वो डब्ल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 71 इंटरनेट आधारित उपभोक्ता बाजार प्रणाली है। उपभोक्ता बाजार प्रणाली ऑप्शन दिएगा ई कॉमर्स, सेल, मोबाइल या चिप। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन है ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 72 72 इंटरनेट पर कंप्यूटर पहचाने जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ईमेल एड्रेस द्वारा, स्ट्रीट एड्रेस द्वारा या आईपी एड्रेस द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नंबर 73 73 www दर्शाता है, यानी इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म देखनी है www की। तो जो www की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब होती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 रैम का तात्पर्य है। रैम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो ये रैम जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है आर से होता है रैंडम, ए से एक्सिस और एम से मेमोरी। तो यहाँ पर देखने में ऑप्शन में अगर हम ये देखें तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 75 75 HTML का प्रयोग सृजन करने में होता है, यानी किस काम में होता है HTML का यूज। तो इसका हम जानते हैं वेब पेज में यूज होता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 76 एक ईमेल की रचना में होते हैं। तो क्या होते हैं यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग या 5 भाग। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन है 2 भाग। क्वेश्चन नंबर 77 77 CD रोम का अर्थ होता है, यानी CD रोम यहाँ पर है CD रोम। तो सी से मतलब होता है कम्पैक्ट और डी से मतलब होता है डिस्क। अगर ऑप्शन में देखें हम कम्पैक्ट यहाँ पर 2 ऑप्शन में आ रहा है, इन 2 ऑप्शन में यहाँ कम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन फिर दोनों में से एक हमें चूज करना है। फिर उसके बाद डी, तो देखिए डिस्क भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है आर रीड, तो रीड भी इन दोनों में यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ओ से होता है ओनली, तो ओनली नीचे वाले में यहाँ पर मिल रहा है देख लीजिए। तो एम से होता है मेमोरी मेमोरी। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 78 78 HTML का अर्थ होता है। HTML स्टैंड फॉर, यानी हमें इसकी यहाँ पर अर्थ से मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है HTML यानी फुल फॉर्म देखनी है। तो एस से मतलब होता है हाइपर, इसमें हाइपर होता है, और टी से मतलब होता है टेक्स्ट, और जो एम है उससे मतलब होता है मार्कअप, और एल से मतलब यहाँ पर होता है लैंग्वेज। तो इसको अगर मैच करें तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर हाइपर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 69 79 निम्नांकित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन पर प्रयोग होता है। तो कौन सा मोबाइल फ़ोन पर हम यूज करते हैं, विंडोज़ विस्टा या एंड्रॉयड या विंडोज़ XP या सभी। इसका उत्तर आप बताएं, कमेंट करें कि क्या हो सकता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज ऑन मोबाइल फ़ोन। आजकल सभी मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं। आपके अभी हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो बताइए कौन सा यूज होता है, दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 88 प्रथम वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन दिए गए हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप या वर्ल्ड वाइड वेब या फायरबॉक्स। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। अदर क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 में प्रोजेक्ट इमेज पीछे की तरफ से स्पीकर के शीर्ष से आती है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये प्रोजेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर या सेलुलर या कंप्यूटर पेज, जिससे आपकी क्लास होती है। यहाँ पर क्लास पढ़ाते हैं, इधर मान लें यहाँ पर इधर क्या होता है, यहाँ टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं सब यहाँ पर। तो पीछे यहाँ एक प्रोजेक्टर लगा होता है, जिससे यहाँ फ्लैश इस तरह से लगती है, जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, इस टाइप से हम ले सकते हैं थोड़ा। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 82 क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं EL थॉर्नडाइक से, BW कोहलर से, या BF स्किनर से, या इवान P पैवलो से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 83 दृश्य श्रव्य सामग्री विकसित करती है। ऑप्शन ए धारणा, B अवधान या ध्यान, C पहचान, या सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84 84 CIE है, यानी इसकी भी यहाँ पे फुल फॉर्म हमें देखनी है CIE। तो C का मतलब होता है कंटिन्यूअस लगातार, और I का मतलब यहाँ इंटरनल, और E का मतलब इवेल्युएशन। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 87 87 PCP से तात्पर्य है।
पीसीपी मीन्स यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो पीसीपी, पी का जो मतलब होता है वो पर्सनल होता है यहाँ पर, और जो सी है उसका मतलब होता है काउंसलिंग, और जो पी फॉर स्टैंड फॉर प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको अगर मैच करें हम तो सही उत्तर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, यानी पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 88 88 पीसीपी में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं नहीं होती, यानी कौन सी क्रिया नहीं होती वो देख लेते हैं यहाँ पर। ए अनुवर्ग शिक्षण या निदान तथा अधिगम संबंधी कठिनाइयों का समाधान, या स्व अध्ययन, या स्वामित्व शिक्षण आवयु। तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन सी, सेल्फ स्टडी या स्व अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 85 या 85 ICDE है, यहाँ भी फुल फॉर्म देखेंगे हम ICDE। देखिए ये क्या है, आप ये जो पेपर है डिस्टेंस एजुकेशन का है, तो डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड एक काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल, तो उससे रिलेटेड है ये ICDE। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी आई से यहाँ पर जो लिया गया है, आई से लिया गया है इंटरनेशनल, और सी फॉर स्टैंड फॉर काउंसिल, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, और ई स्टैंड फॉर एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 86 दूरगामी शिक्षा में गृह कार्यों का उपयोग किया जाता है, यानी होमवर्क जो होता है डिस्टेंस एजुकेशन में उसका यूज किया है। तो देखिए ए उपचारिक शिक्षण के लिए, या छात्रों की परिपक्वता के लिए, या पाठ्य वस्तु के शिक्षण के लिए, शिक्षण की सहायक प्रविधि के रूप में। तो यहाँ पर जो होता है, जो होमवर्क होता है उसका मतलब होता है कि छात्र परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी उनमें लाने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 साइट का पूर्ण रूप है। देखिए पूर्ण रूप फुल फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर साइट की, SITE अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो एस का मतलब है, एस स्टैंड फॉर सैटेलाइट, एस जो है वो सैटेलाइट के लिए हुआ है, और आई जो है वो इंस्ट्रक्शनल, एंड टी स्टैंड फॉर टेलीविज़न, और ई स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल, टेलीविज़न, एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 90 शिक्षा में शैक्षिक तकनीक का मुख्य योगदान क्या है। मुख्य योगदान क्या है शैक्षिक तकनीक का, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक पेपर भी होता है हमें फाइनल ईयर में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो उसका क्या यूज होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञान का प्रयोग, या मीडिया का प्रयोग, या मूल्यांकन का प्रयोग, इनमें से कोई। तो यूज ऑफ मीडिया, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 91 बुनियादी यानी बेसिक शिक्षण मॉडल विकसित किया गया, यानी बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल था वो रॉबर्ट ग्लेसर ने विकसित किया था, डेवलप किया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 92 बालक के विद्यालय जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण को कहते हैं। यानी एक स्टूडेंट होता है वो स्कूल में पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है, तो उसकी पूरी लाइफ, पूरी विद्यालय जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनको, उनका जो पूरी एक तरह सा लेखा जोखा होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर उसको जो कहा जाता है वो उपाख्यानक आलेख, यानी एनेक्डोटल आर्टिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 93 फॉर्मेटिव रूप देव किया जाता है, यानी फॉर्मेटिव इज डन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय, या ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा स्कूलों में एफए होते हैं बच्चों के, और एसए होते हैं। तो ऐसे तो लास्ट में किया जाता है जो एनुअल एग्जाम होता है, लेकिन हर महीने देखते हैं कि पहले एफए होता था, अब पीरियडिक टेस्ट होते हैं, पहले एफए होता था फॉर्मेटिव। तो वो क्या होता था, जैसे ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग, जैसे हम टीचिंग प्रोसेस चलती थी महीने में, इसको कर लेते थे यहाँ पर, यानी एफए 3 या 4 एफए साल में हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 94 94 शैक्षणिक क्षेत्र की सेवा के लिए प्रथम भारतीय उपग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, SAT-EDU, या इनसेट बी, या एजुसेट, या इनसेट सी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो एजुसेट। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1959 में हुआ था, 1959 में होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए स्टूडेंट, अभी आपकी सीरीज चल रही है, सेकंड यूनिट है, थोड़ी सी आपको लॉन्ग लग रही होगी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं आपको, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके लिए
फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे यूनिट में उतनी ही आपको इधर-उधर नहीं सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल दिया जाए, और इसलिए देखते हैं मैं कभी-कभी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पीड कम रखता हूँ तो क्या होता है कि कम कम क्वेश्चन हो पाते हैं, आपके लिए बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे मिल पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसे कहते हैं गागर में सागर, यानी मैं ये मानता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा की ज़रूरत है इस वक़्त एग्ज़ाम में रिवीज़न करने की। तो क्योंकि इस वक़्त आप बुक का स्टडी नहीं कर पाते और नोट्स में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो रिवीज़न के लिए जो बहुविकल्पीय ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो आपको मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएँ। तो ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, अगर आपको आप मेरी इस बात से सहमत हैं जो मैंने अभी कही स्पीड को लेकर, या ज़्यादा लॉन्ग यूनिट को लेकर, या ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को लेकर, तो इसको कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो लास्ट का होता है यूनिट के लास्ट में, जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए क्वेश्चन। नियोजन, संगठन, अग्रसरण तथा नियंत्रण 4 तत्व हैं, यानी द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षण तकनीक के, टीचिंग टेक्निक के, या व्यवहार तकनीक के, बिहेवियरल टेक्निक, या अनुदेशात्मक तकनीक के, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक के, या इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दी। इसको आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एंड ऑफ यूनिट 2 यानी सेकंड यूनिट हो चुकी है हमारी। इस डिस्टेंस एजुकेशन की 4 यूनिट है, 1, 2, 3, 4। एक यूनिट हम पहले ही बना चुके थे, और ये सेकंड यूनिट है। इसके बाद हमारी यूनिट थर्ड और फोर्थ। अगर ये आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम तीसरी यूनिट आपको यहाँ पर आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू।